भद्रलोक। आज प्रस्तुत है डॉक्टर प्रतिभा रॉय की ओडिया कहानी भद्रलोक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। तो सुनी नाटक भद्रलोक। भोला, भोला। जी मेम साहब, अभी आया। जी मेम साहब। साहब का सब सामान गाड़ी में रख दिया? जी मेम साहब। और वो कॉफी का फ्लास्क? वो भी रख दिया मेम साहब। भोला। जी साहिब। ये डेलिया की क्यारी को क्या जंगल बना रखा है? माले से कहना नीचे की कलियां तोड़ देगा। बहुत अच्छा साहिब। शाम को कितने बजे तक आओगे? मंत्रालय में मीटिंग है, शायद देर हो जाए। अच्छा। भोला। हाँ मेम साहब। देखो, साहब आज शाम देर से आएंगे, थके होंगे। जी। गेट पर गार्ड से कह दो साहब आज रात मुलाकात नहीं करेंगे, मुलाकातियों को गेट से ही लौटा दे। जी मेम साहब। मेम साहब, कभी कभी कुछ लोग साहिब की जगह आपसे मिलने को कहते हैं। बहुत परेशान हो जाते हैं हम, लेकिन मिलना पड़ता है। नहीं तो कहते हैं अफसर लोग हवा में उड़ते हैं, साधारण आदमी का कोई ध्यान ही नहीं है इनको। अब इसी से मिलना पड़ता है। मेम साहब, कोई कोई तो बहुत जोर से बतियाते हैं, बंगला सिर पर उठा लेते हैं। इसीलिए ऐसे वैसे आदमी को भीतर नहीं भेजने की ताकीद की है। मेम साहब, जब से आप हुक्म दिए हैं ना, गार्ड लोग किसी आलतू फालतू आदमी को भीतर नहीं आने देते हैं, लौटा देते हैं वहीं फाटक से। मेम साहब, गार्ड चिट्ठी ला रहा है। डाक का वक्त जो हो गया है। अच्छा भोला जी। तुम अभी माली को कह दो साहब आज शाम तक डेलिया वाली क्यारी को ठीक देखना चाहते हैं। जी मेम साहब। मेम साहब, ये चिट्ठियां आई। लाओ। ठीक है, तुम जाओ। जी मेम साहब। ये छोटे की चिट्ठी, ये इनकी, ये वाली। अरे मेरे लिए चिट्ठी किसकी हो सकती है? लिखाई तो अनजानी है, पहचान नहीं सकती। कौन हो सकता है मुझे चिट्ठी लिखने वाला? खोल कर देखती हूँ। अरे ये तो गांव से आई है, नारायण मास्टर जी ने लिखी है। इतने बरसों के बाद नारायण मास्टर जी को मेरी याद कैसे आ गई? बेटी शुभदा, जगन्नाथ जी की कृपा से सुखी रहो, पति यशस्वी हों, बच्चे बड़े आदमी बने। बेटी, अब मैं स्कूल से रिटायर हो गया हूँ, तुझसे मिलने आया था। पहली बार आया तब कहीं जाने को तैयार हो रही थी, दोबारा आया तब ठाकुर पूजा में बैठी थी, तीसरी बार पता चला बैठक में कई सज्जनों के बीच व्यस्त थी, आखिरी बार आया तब स्नान घर में थी। नारायण मास्टर जी बाहर दरवाजे तक आकर लौट गए, एक बार नहीं 4 बार। बंगले का पहरा देने वाले सिपाहियों ने उन्हें बाहर से ही लौटा दिया, पर उन सिपाहियों का इसमें क्या दोष? वो तो हमारे ही आदेशों का पालन कर रहे हैं। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, तभी तुम्हारे लोगों ने कहा, ए गेट से हट जाओ, साहब आने वाले हैं। 4 घड़ी खड़ा रहा दीवार के पास, साहब आए। अरे बहुत दयावान आदमी हैं, मुझ पर दृष्टि पड़ते ही थम गए,
जेब से 2 का नोट निकाल कर बोले, लो बाबा, इतनी धूप में खड़े हो, अब जाओ। ओ माँ, इन्होंने मास्टर जी को भिखारी समझा। बेटी, मुझे दुख नहीं, तुम्हारे पति ने मुझे भिखारी समझ लिया। मेरा वेश और रूप जो ऐसा है। वैसे उनकी उदारता देखकर बहुत खुशी हुई। नोट ले लिया। हाँ, ना लेता तो उनका मन दुखी होता ना। उनके आगे बढ़ जाने के बाद उनकी मंगल कामना कर वो नोट एक भिखारन को दे दिया। स्वाभिमानी तो मास्टर जी सदा के हैं। इनके दिए 2 रुपए वो कैसे रख लेते। धन्य हैं आप मास्टर जी। बेटी शुभदा, तेरे पास आया था एक ज़रूरी काम से। मास्टर जी, ज़रूरी काम से? उम्र हो चली है, अब चला चली की बेला ही समझो बेटी। एक बेटा है, इंटरमीडिएट में फेल होकर घर बैठा है। तुझसे कुछ कहने आया था, लेकिन लगता है ईश्वर को स्वीकार नहीं कि तुझसे भेंट हो। 4 बार आ चुका हूँ। गांव से एक बार राजधानी आने में 15 रुपए खर्च होते हैं। मेरी और हिम्मत नहीं पड़ती बेटी। तू उत्तर देगी तब मिलूँगा। हाँ बेटी, लाचार होकर तुझे पत्र लिखा है, बुरा न मानना। हाँ, इति। तेरा नारायण मास्टर जी। बेचारे मास्टर जी रिटायर हो गए। बेटा है पर नालायक, पिता पर बोझ बना है। शायद बेटे की नौकरी के लिए कहने आए होंगे, या फिर कुछ उधार मांगकर बेटे को किसी काम में लगाना चाहते होंगे। लेकिन इस तरह मदद मांगने के लिए आकर मास्टर जी कुछ छोटे नहीं हो गए क्या? नहीं नहीं, जरूर किसी भारी मुश्किल में है तभी आए, वरना मास्टर जी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले आदमी नहीं। 4 बार आए और मैं उनसे मिल भी नहीं सकी। उन्होंने मुझे विद्या दान दिया, सदा सत्प्रेरणा दी, उत्साह बढ़ाया। आज मैं प्रोफेसर हूं। जहां तक पहुंची हूं, इन सब में कहीं ना कहीं मास्टर जी अवश्य हैं। उनके उपकार का ऋण क्या मैं कभी चुका सकूंगी? पिताजी ने मुझे स्कूल में दाखिल कराने के लिए मास्टर जी से दाखिले का फॉर्म मंगवाया था। अरे मास्टर जी, आइए 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 मास्टर जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मास्टर जी। अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो, विदुषी बनो। मैं बिटिया रानी के दाखिले के लिए ये फॉर्म ले आया हूँ। मैं ही भरे देता हूँ, आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा। ठीक है मास्टर जी। स्टूडेंट्स नेम, बिटिया का नाम शुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी? हाँ, मात्र शुभ लक्ष्मी? क्यों, क्या हुआ? मेरा विचार है कि मैं बिटिया का नाम शुभ लक्ष्मी के स्थान पर शुभदा लिख दूं, अगर आपको आपत्ति न हो तो। शुभ लक्ष्मी नाम आपको अच्छा नहीं लगा मास्टर जी? नहीं, वैसा कुछ नहीं। शुभदा सिर्फ लक्ष्मी नहीं, सरस्वती भी होगी, सबके लिए शुभ। ओह।
मास्टर जी ने ही मेरी पढ़ाई शुरू की थी। ब्रह्मा महेश लिखकर ज्ञान आरंभ करवाया था। मैं जी लगाकर पढ़ती थी। पढ़ाई में मेरा मन लगता था। ये देखकर मास्टर जी बहुत खुश होते थे। अक्सर कहा करते, देख, तेरे बापू और माँ तुझे लक्ष्मी से बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुझे सरस्वती के रूप में देखना चाहता हूँ। पढ़ाई कर सरस्वती बन निकलना, हाँ, अपने इलाके का नाम रोशन करना। छुटपन में मैं बहुत डरपोक थी। स्कूल के पास खाली मैदान था, पेड़ों पर बंदर, रास्ते में कुत्ते, मुझे बड़ा डर लगता था। लेकिन मास्टर जी रोज मुझे स्कूल ले जाते और घर पहुंचा जाते थे। सच, मुझ बच्ची का कितना ख्याल रखते थे मास्टर जी। मुझे बाजार की सड़क कभी अकेले पार नहीं करने देते थे। जब दूर से घर दिखने लगता तो मैं कहती, अब चली जाऊंगी, घर देखने लगा है, अब डर नहीं लगेगा। अरे ठहर, रुक रुक रुक, चल, मैं बाजार पार करा देता हूँ। मास्टर जी, वो गाड़ी मोटर दिन में 3 बार जाती है, शायद आ जाए। इधर से आ, इधर से, हाँ, बस अब पार करो सड़क, जल्दी से। शाबाश शाबाश। देखो, अब एक किनारे चलो। इधर इधर, उधर से नहीं, इधर, हाँ हाँ हाँ। लो, ये आ गया तुम्हारा घर। जा बेटी, अब चली जा। आप भी आइए। अच्छा चलो, तुम्हें बरामदे तक छोड़ आता हूँ। अरे देख, तेरी माताजी तेरी राह देख रही हैं। अच्छा, अब चलता हूँ। मास्टर जी, आप थोड़ा सुस्ताकर चले जाइएगा। शुभदा ठीक कह रही है मास्टर जी, आप कुछ ठंडा लेकर जाइएगा। जी, अब तो जानती हैं हम। वो तो हम जानते हैं, आप घर जाकर नहाएंगे, पूजा करेंगे, तब कुछ खाएंगे पिएंगे। पर हम कहते हैं शरबत ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब कैसे कहें, हमारा नेम है। सो तो हम जानते हैं। अच्छा, तो अब चलें। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मास्टर जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो, खुश रहो। ये नित्य का क्रम था। मास्टर जी के वात्सल्य, उनके मार्गदर्शन के बिना मैं क्या बनकर रह जाती, कल्पना भी नहीं कर सकती। उनके उपकार से कैसे ऋण हो सकती हूँ। वो मेरे बंगले तक 4 बार आए और मैं उनसे एक बार भी नहीं मिल सकी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? गार्ड को बुलाकर पूछती हूँ। सलाम मेम साहब। दरबान जी। तुम याद कर सकते हो, पिछले हफ्ते कोई बूढ़ा देहाती आदमी हमसे मिलने आया था। 3-4 बार आया था। मेम साहब, ऐसे कई लोग आते हैं पर हम उनको अंदर नहीं आने देते। आपका यही हुक्म है, इस वास्ते ऐसे वैसे आदमी को बाहर से ही लौटा देते हैं। लेकिन ये आदमी 4 बार आया और हर बार लौटा दिया गया। सांवले रंग का मजबूत आदमी, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी गहरी आंखें, सन जैसे मजबूत हाथ पांव। याद करो। हाँ हाँ मेम साहब, बराबर आया था, एकदम गंवार के माफिक। मेम साहब, उसको अंदर कैसे भेजता?
3-4 बार आया था मेम साहब। आखिर में बोला हम मेम साहब को गांव से जानता, तब हमने उसे बरामदे के सामने जाने दिया। मामा। अरे तुम आ गए छोटे। अच्छा दरबान तुम जाओ। जी मेम साहब। मामा, दरबान क्या कह रहा था? मैंने उसे बुलाया था बेटे। पिछले हफ्ते मेरे गांव वाले मास्टर जी मुझसे 4 बार मिलने आए और उन्हें बाहर से बाहर ही लौटा दिया गया। जरूरी काम से आए थे, मायूस होकर चले गए। उनकी चिट्ठी आई है। दरबान बता रहा था आखिरी बार उसने उन्हें बरामदे तक आने दिया था। पता नहीं तब भी क्यों नहीं मिल सके वो मुझसे। अरे वो बूढ़ा देहाती, लंबा चौड़ा? हाँ हाँ। ओफो मामा, तुमने ही तो मुझसे कहा था उसे टाल देने को। कम ऑन, क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा? मैं क्यों कहूंगी? ओफो मामा, तुम भूल रही हो। तुम तब मुंह धो रही थी, याद है मैंने तुमसे कहा था। मामा, मामा। क्या है? कोई आया है, तुम्हें बुला रहा है। कौन है? मैं नहीं जानता। तो पूछ कर आओ कौन है, क्या काम है? मैंने पूछा था, उसने कहा अपनी माँ को बुलाओ, तुम बच्चे हो, मुझे नहीं जान सकोगे। मैंने मुंह पर साबुन लगा रखी है, कैसे आ सकती हूँ? न जाने सवेरे सवेरे कौन आ पहुंचा। कोई भला आदमी दिखाई देता है क्या? ना ना, ऐरा गहरा सा लगता है। तो फिर सीधे क्यों नहीं कह दिया कि मामा बाथरूम में है, थोड़ी देर लगेगी, बाद में आइएगा। मामा वो। अब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? छुट्टी के दिन भी आदमी चैन से नहीं रह सकता। एक बार नहीं कितनी बार समझाया है, कोई भला आदमी हो तो बैठक में बिठा दो, नहीं तो गेट से ही टाल दो। ओके मामा। अच्छा, तो ये हुआ था उस दिन। ठीक है, मैंने ही कहा था उन्हें टाल देने को, पर बेटा देखो तुम बड़े हो गए हो, पढ़ लिख गए हो, अब तक तुम ये नहीं जान सके कि भला आदमी कौन होता है। नारायण मास्टर जी अगर भले आदमी नहीं है तो इस दुनिया में दूसरा कौन भला आदमी होगा? मामा, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो। क्या तुम भले आदमी को पहचान सकती हो? मतलब? जिन्हें भला आदमी कहकर बैठक में बिठाती हो, वो कोई ना कोई ऐसा काम करवाने के लिए ही बैठक में इंतजार करते हैं जो कानून के खिलाफ हो, गैर कानूनी हो। ये कैसे कह सकते हो तुम? और क्या, कोई आता है नंबर बढ़वाने, कोई किसी को इम्तिहान में पास करवाने, कोई डैडी से सिफारिश करने, ये सब कोई ना कोई मुखौटा लगाए आते हैं। मामा, तुम इन्हें भद्र लोग कहोगी या अभद्र लोग? ये कैसे पता चलेगा कि कोई भला आदमी है? पोशाक से ही तो। अब वो बूढ़ा तो एकदम मैले कुचैले कपड़े पहने था, बैठक में जाने लायक तो बिल्कुल नहीं। सच बेटा, सोचती हूँ कौन होते हैं भद्र लोग? क्या परिभाषा है भद्र आदमी की? किसी को सिर्फ देखकर कह सकना कि ये भला आदमी है बहुत मुश्किल है। लेकिन बेटे, जहां तक नारायण मास्टर जी की बात है, मैं ये जरूर कह सकती हूँ, मास्टर जी के चरणों की धूल पड़ने से तो बैठक के ढेरों पाप धुल जाते, हम धन्य हो जाते। मतलब वो देवता हैं, देहाती देवता। ऐसे हंसी करना अच्छा नहीं है बेटे। मामा, तुम उन्हें जानती हो, तुम उन्हें भद्र लोग कह सकती हो। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता था, फिर मैं उन्हें कैसे भद्र लोग समझता और बैठक में बैठाता? खैर बेटा, जो होना था हुआ, पर अच्छा नहीं हुआ। अब क्या करोगी मामा? क्या करूंगी? सोचती हूँ बेटा, क्या कर सकती हूँ।
मास्टर जी का पत्र आए कितने दिन हो गए, समझ में नहीं आता क्या उत्तर दूं। उनके पत्र से स्पष्ट भी तो नहीं होता कि वो क्या कहना चाहते हैं। बेटे की नालायकी और बेकारी और अपना हाथ तंग होने की बात लिखी थी। शायद इन्हीं दो अभावों को दूर करने के लिए सहायता मांगी होगी। पर उस दिन मेरे मन में कैसी ऊंची बात आई थी। सहायता मांगकर मास्टर जी छोटे नहीं हो गए क्या? क्या मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगी अगर जरूरत पड़ेगी तो? तब फिर सहायता मांगने में क्या दोष है? एक दूसरे की सहायता से ही तो दुनिया चलती है। तो मास्टर जी को क्या उत्तर दूं? सहायता का आश्वासन भेज दूं? पर वो कोई ऐरे गैरे तो है नहीं जो झूठा आश्वासन देकर टाला जा सके। और जब आश्वासन नहीं देना है तो पत्र में लिखूं क्या? कौन जाने वो मुझसे कितनी सहायता की आशा लगाए हैं। लगता है रुपए की सहायता के लिए उन्होंने नहीं पसारा है हाथ। लेकिन फिर कैसी सहायता? ये भी तो लिखा है, अब चला चली की बेला है। मालूम नहीं उनकी कैसी दशा है। भगवान ना करे कहीं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं। मैं करूं तो क्या करूं? क्या उत्तर दूं उन्हें? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता समझ में। क्या उत्तर दूं? कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, मैं तुम्हें अखबार की एक खबर सुनाता हूँ, तुम विश्वास नहीं करोगे। कौन सी खबर डैडी? यूरोप में एक जगह एक बड़े कुत्ते ने 2 राहगीरों पर हमला किया। हाँ। उनमें से एक राहगीर ने कुत्ते की गर्दन में काट लिया। वाह, ये भी खूब रही। कुत्ते ने आदमी को नहीं काटा, आदमी ने कुत्ते को काट लिया। उस आदमी ने कुत्ते की गर्दन में इतनी बुरी तरह से काटा कि कुत्ता गिर गया और थोड़ी देर में खून बहने से मर गया। ओह रियली? इस घटना को तो बिलीव इट और नॉट में जगह मिलनी चाहिए। अच्छा डैडी, अब मैं एक जोक सुनाता हूँ। हाँ। तांगे वाले से किसी ने पूछा, क्यों भाई कुतुब मीनार जाओगे? तांगे वाले ने कहा, भाई क्यों नहीं जाएंगे? तो उस आदमी ने कहा, अच्छा तो जाओ। गुड जोक। अरे भोला क्या ला रहा है? भोला क्या है? साहब रजिस्ट्री है। लाओ। लीजिए साहब। मेम साहब के नाम है साहब। मेम साहब जरा यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ ठीक है जी। लो। जी मेम साहब। तुम्हारे नारायण मास्टर साहब का परवाना आया है। मास्टर साहब, अर्जी गुम ना हो जाए इसलिए रजिस्ट्री से भेजिए। अब तुम खत के ना मिलने का बहाना नहीं कर सकती। डैडी, अपने मास्टर जी को तो मम्मी देवता समान मानती हैं। चलो लिफाफा खोलकर तो देखो क्या गुरु दक्षिणा मांगी है। अरे ये लिखाई तो उनकी नहीं है। उनके बेटे नवीन ने लिखा है पत्र। 15 दिन हुए बापू का देहांत हो गया। आखिरी सांस तक आपको याद करते रहे। आशा थी आपके दरवाजे से उनके 4 बार लौटने के बाद आप उनसे मिलने एक बार अवश्य आओगे, और कुछ नहीं तो झूठी सच्ची चिट्ठी दोगे। वो चिट्ठी भी पाते तो आपके मास्टर जी शांति से आंखें मूंद पाते। अरे उनका खत तो बहुत दिन हुआ आया था।
कुछ जवाब तो देना था। मेरी समझ में नहीं आता था उन्हें क्या लिखूं। आगे क्या लिखा है? बहन जी, अंत में बापू ऋणी बनकर ही गए, यही उनके मन में दुख था। छोटी बहन के विवाह पर आपके पिताजी ने जबरन 2000 रुपये दिए थे, वरना बेदी पर से वर उठ जाता। बहुत मौके से सहायता दी थी, मगर मास्टर जी ने उसे ऋण समझकर ही लिया। मैं निकला नालायक। फिर ऋण उतारता कौन? इसी बीच आपके पिताजी चल बसे, परंतु बापू ऋण की बात नहीं भूले। आपके भाई को वे रुपए कैसे लौटाए जाएं, यही सोच आपके पास गए थे। उस दिन के 2 आज ब्याज मूल समेत 10,000 होंगे। मास्टर जी घर की ज़मीन छोड़ बाकी सारी जायदाद आपके नाम कर गए हैं, ताकि उस ज़मीन के मूल्य के बराबर पैसे अपने भाई को दे देंगे। चाहे तो आप ज़मीन बेचकर पैसा उठा सकती हैं। बस यही सहायता मांगने बीमारी की हालत में भी आपके यहाँ 4 बार गए। हमें खामखा अपनी ज़मीन जायदाद के चक्कर में डाल दिया तुम्हारे मास्टर जी ने। अगर कर्ज ही चुकाना था तो खुद जायदाद बेचकर नहीं चुका सकते थे। अब मैं क्या जानूं उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अच्छा, आगे तो पढ़ो। मेरे निकम्मेपन और मास्टर जी की लाचारी के कारण गांव वाले उस जमीन को साग पात के भाव हड़पने की फिक्र में थे, वरना मास्टर जी कभी के जमीन बेचकर पैसे चुकता कर देते, खुले मन से मरते। सुन लिया, खुद क्यों नहीं बेची जमीन। हाँ, आगे। आपका पत्र न पाने के कारण इस बोझ तले ही संसार छोड़ना पड़ा। बस विनती है, थोड़ा कष्ट करना है। इसमें आपको तकलीफ उठानी पड़े तो क्षमा करेंगे। अभागा नवीन। अभागी शुभता। जरा मुझे देना ये पत्र। ये लो, जान जाओगे कैसे होते हैं भद्र लोग। भद्र लोग। अभी आपने डॉक्टर प्रतिभा रॉय की ओडिया कहानी का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। नाट्य रूपांतर श्री BS भटनागर ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री BR नागर, राम मैनी, गोविंद स्वरूप बाजपेयी, पवन कौशिक, जितेंद्र त्रेहन, मंगत राम, SB सक्सेना, कुसुम मिश्रा, फराह वकील और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।